वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी के बारे में। और नाभिकीय भौतिकी के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर वो है अल्फा बीटा और गामा क्षय, यानी कि अल्फा बीटा और गामा डीके। तो यानी कि ये अल्फा बीटा और गामा क्षय कैसे कैसे होते हैं, कब होते हैं और इनके अंदर जो नाभिक है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार से ये रहते हैं, तो उसके बारे में हम इनको डिटेल से ओपनली पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला हमारा जो क्षय रहता है वो है अल्फा क्षय। तो सबसे पहले जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा अल्फा क्षय, यानी कि जिसे हम अल्फा डीके भी कह सकते हैं। तो बच्चों अल्फा क्षय की बात करते हैं हम लोग। अल्फा क्षय क्या होता है, यानी कि जब कोई भी जो रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो नाभिक होता है उसमें से अल्फा कण जो होते हैं उनका जो होता है निर्माण होता है, अल्फा कणों का जो निष्कासन होता है, तो इस प्रकार का जो क्षय होता है उसे हम अल्फा क्षय कहते हैं। यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव नाभिक है, रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा कणों का निष्कासन होने लग जाता है, तो इस प्रकार का बच्चों जो क्षय होता है वो बच्चों अल्फा क्षय होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं कि अल्फा कण का निष्कासन हो जाए, यदि नाभिक से किसी भी नाभिक से बच्चों अल्फा कण का निष्कासन हो रहा है तो ऐसा बच्चों जो क्षय होता है वो अल्फा क्षय होता है। तो अल्फा कण होता क्या है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पहले भी कई बार इसको देख चुके हैं, बहुत जगह पर ये आ चुका है अल्फा कण। तो अल्फा कण बच्चों क्या होता है, हीलियम का जो नाभिक होता है उसे अल्फा कण कहते हैं, यानी कि 2He4 जो हीलियम का बच्चों न्यूक्लियस होता है, हीलियम का नाभिक होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा कण कहते हैं। अब अल्फा क्षय बच्चों होगा कैसे, तो हम इसको देखते हैं। कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम कोई तत्व को ले रहे हैं ZXA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर Z होता है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। आवर्त सारणी के अंदर कोई भी तत्व कहाँ पड़ा है वो हम इससे जो है आइडिया लगा सकते हैं। X जो है कोई भी एलिमेंट का नाम होगा, और यहाँ पर जो A आ रहा है बच्चों वो इसका एटॉमिक मास है, जिसे हम इसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं एलिमेंट की। जैसे 2He4 था तो Z जो है यहाँ पर 2 हुआ, X है बच्चों वो हीलियम हुआ He, और जो बच्चों A है वो कौन हुआ बच्चों 4 हुआ, यानी कि 4 हुआ। तो कोई भी जो एलिमेंट हुआ वो ZXA है। बच्चों हम इसका अल्फा क्षय करवाते हैं, तो अल्फा क्षय में क्या होगा, जो एक नए नाभिक का निर्माण होगा, अल्फा कण का निष्कासन होने के बाद एक नया नाभिक बनेगा, तो नए नाभिक का जो निर्माण होगा वो नया नाभिक जो होगा, नया एलिमेंट होगा, वो आवर्त सारणी में बच्चों 2 स्थान पीछे हो जाता है। यानी कि नया जो तत्व बनेगा, हमने मान लिया Y बन रहा है, तो उसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है, और जो द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार वो 4 कम हो जाती है। प्लस में कौन निकला बच्चों 2He4, यानी कि हीलियम का नाभिक निकला है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों अल्फा कण। तो 2He4 की जगह हम अल्फा पार्टिकल अल्फा कण भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, क्योंकि 2He4 को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम इसको कि ZXA कोई भी एक एलिमेंट था, इसका हम अल्फा क्षय करवाएं तो अल्फा क्षय में क्या होगा, अल्फा कण का निष्कासन होगा बच्चों, अल्फा कण निकलेगा इसमें से, तो जो नया तत्व बनेगा बच्चों अल्फा कण निकलने के बाद वो Y बना, तो नया एलिमेंट Y बना, तो 2He4 तो इसमें से निष्कासित हो ही चुका है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो 2 कम हुआ। पहले Z था तो बच्चों 2 कम करेंगे तो Z माइनस कितना हुआ 2 होगा, और पहले द्रव्यमान संख्या A थी, एटॉमिक मास A था, तो 4 कम हुआ अल्फा कण के लिए, तो A माइनस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 4 कम कर दिया, तो ये नया एलिमेंट बना, और प्लस 2He4 अल्फा कण निकला। प्लस में ऊर्जा भी मुक्त होती है। ऊर्जा बच्चों क्यों मुक्त हुई, क्योंकि जो नए नाभिकों का जो निर्माण हुआ, नए नाभिक बने हैं, इसकी जो द्रव्यमान होता है वो पहले के नाभिक की तुलना में कम हुआ है, हम ये बात देख पा रहे हैं।
तो जो पहले के नाभिक का जो द्रव्यमान था बच्चों वो ज्यादा था, जो नए नाभिकों का निर्माण हुआ है उनका जो द्रव्यमान है पूर्ववर्ती नाभिक की तुलना में पहले वाले नाभिक की तुलना में बच्चों कम हुआ है। तो यानी कि द्रव्यमान की क्या हुई है, क्षति हुई है, द्रव्यमान में कमी आई है। और यही जो द्रव्यमान में कमी आई है, द्रव्यमान में क्षति आई है, यह ऊर्जा के रूप में जो है कन्वर्ट होती है, ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। द्रव्यमान की क्षति को हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि एक जो नाभिक का द्रव्यमान और न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी तुलना में कुछ ज्यादा होता है, यानी कि नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियस के द्रव्यमान की तुलना में कम हो जाता है। तो जो द्रव्यमान की क्षति आई, द्रव्यमान में कमी आई, वही ऊर्जा के रूप में मुक्त हो रही थी। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इनका जो द्रव्यमान बना है पहले वाले नाभिकों की तुलना में कम, यानी कि द्रव्यमान में जो ये क्षति हुई है, द्रव्यमान में कमी हुई है, जो लॉस हुआ है बच्चों, यही किसके रूप में मुक्त होता है बच्चों, ऊर्जा के रूप में। क्योंकि द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के तुल्य होती है, ऊर्जा की इक्वल होती है, इज इक्वल टू डेल mc स्क्वायर। बच्चों हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं, पढ़कर आ चुके हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लें कोई भी, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों यूरेनियम 92-238 का, ये कोई नाभिक है बच्चों यूरेनियम 92-238। तो हम इसका अल्फा क्षय करवाते हैं, तो बच्चों अल्फा क्षय करवाने पर 2He4 तो निकल ही जाएगा। तो यानी कि 2 परमाणु क्रमांक कम होता है तो 90 बचता है। 90 किसका होता है बच्चों, थोरियम का। 4 परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास कम किया, 238 में से 4 गए तो बच्चों कितना बचता है, 234। तो यूरेनियम 92-234 का हम अल्फा क्षय करवा रहे थे, तो 2 परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक मास बच्चों 2 कम होता है, 2 कम किया तो 90 बचता है। तो नए एलिमेंट का होगा जो कि थोरियम हुआ और इसका एटॉमिक मास 234 और प्लस में 2He4 अल्फा पार्टिकल निकला है, प्लस में ऊर्जा भी मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों बच्चों, क्योंकि द्रव्यमान में नए नाभिक जो बना उसके द्रव्यमान में कमी आई है, पहले वाले जो नाभिक का द्रव्यमान था वो अधिक था, ज्यादा था। तो यही जो द्रव्यमान में क्षति हुई है, जो द्रव्यमान में कमी हुई है, ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, ऊर्जा के रूप में जो है हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से का जो क्षय होता है बच्चों, ये कौन सा क्षय होगा, अल्फा क्षय। अल्फा क्षय क्या होता है कि जब अपने किसी भी नाभिक से जो अल्फा कणों का निष्कासन हो रहा होता है तो ऐसा क्षय बच्चों क्या कहलाता है, अल्फा क्षय कहलाता है। अल्फा कणों का निष्कासन मींस हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, हीलियम का नाभिक होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो जब किसी नाभिक से अल्फा कणों का निष्कासन हो तो बेटा वो क्या होता है, अल्फा क्षय होता है। तो हम देखें इसको ZXA क्या था, कोई नाभिक है, तो इसमें से अल्फा कण निकला 2He4, हीलियम का नाभिक निकला, तो 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये तो अलग हो गया, तो 2 परमाणु क्रमांक कम कर दिया। 4 परमाणु बाहर एटॉमिक मास होता तो हमने वो भी कम कर दिया। तो कोई एग्जांपल लिया यूरेनियम 92-238 का, तो इसमें से 2 एटॉमिक मास कम करते हैं परमाणु क्रमांक, तो 90 बचता है जो कि थोरियम का होता है। 238 इसका एटॉमिक मास था, यानी कि परमाणु भार था, द्रव्यमान जो इसका भार था। तो हमने क्या किया, 4 कम कर दिया क्योंकि 2He4 हीलियम एक अलग निकल चुका है, प्लस में ऊर्जा मुक्त हुई है। तो इसका हमने एग्जांपल दिखा है। तो ये इस प्रकार का जो क्षय होगा, ये सारा का सारा जो है अल्फा क्षय का जो है वेरिफिकेशन है, इसकी डिटेल है। फिर इसमें के अंदर जो द्रव्यमान मुक्त हो रहा है बच्चों, वो हम द्रव्यमान देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका द्रव्यमान निकल रहा है। तो हम जो है इसका द्रव्यमान की यदि हम बात करते हैं, इस कण को हमने x की जगह रखा था, इसको हमने y की जगह, और ये जो है अल्फा कण की जगह पर आ रहा है। तो हम देखें ये तो x, इसका जो द्रव्यमान की बात करें mx मान लेते हैं हम लोग, इसका जो द्रव्यमान की बात करें तो बच्चों हम my मान लेते हैं, इसके द्रव्यमान की बच्चों बात करें तो हम अल्फा कण का तो m अल्फा मान लेते हैं। तो यानी कि mx जो है वो my प्लस m अल्फा यहाँ से आ रहा है कि अल्फा कण था, x था, इसको हमने x नाम माना था, देख सकते हैं हम यहाँ पर। ये तो हमने इसका एग्जांपल लिया है तो हमने इसको एग्जांपल में लिखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि mx इसका जो द्रव्यमान मान लिया, इसका my और अल्फा कण का तो जो है वो m अल्फा जो है इसका द्रव्यमान आ चुका है। तो हम देखते हैं इसको, इसका द्रव्यमान में जो परिवर्तन आया, डेल m की वैल्यू को देखते हैं तो वो mx माइनस my प्लस m अल्फा से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों।
क्योंकि इसका द्रव्यमान, इन दोनों का जो है इसी द्रव्यमान से कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि द्रव्यमान जो नए नाभिक का निर्माण हो रहा है, नए तत्व निकल रहा है, बन रहा है नया नाभिक, नया तत्व बन रहा है एलिमेंट, तो उसका जो द्रव्यमान होता है पहले की तुलना में बच्चों क्या हो जाता है, कम। तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, इसका ज्यादा और इन दोनों का मिला करके इससे कम हो रहा है, तो ये द्रव्यमान में क्षति आ रही है, द्रव्यमान में कमी हो रही है, तो यही ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो हम देखते हैं इसको Q से या E से कैसे भी रिप्रेजेंट करें, जो कि डेल MC स्क्वायर होता है इज इक्वल टू, ये डेल M की वैल्यू है, तो ये बन जाता है बच्चों mx माइनस my प्लस m अल्फा, और साथ में बच्चों आ रहा है c स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mx माइनस का अंदर गुणा किया my माइनस m अल्फा, और बच्चों यहाँ पर आ रहा है c स्क्वायर। तो ये जो है, जो अल्फा क्षय के अंदर जो ऊर्जा निष्कासित हो रही है, जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार से जो है हम अल्फा क्षय के अंदर ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। जो ऊर्जा इसके अंदर मुक्त हो रही है वो इसके द्रव्यमान क्षति के तुल्य होती है, कि पहले वाले जो नाभिक का द्रव्यमान था और जो नए नाभिक बने हैं उनसे अधिक होता है। तो नए नाभिक का जब निर्माण हो रहा है तो बच्चों जो द्रव्यमान के अंदर है वो कमी आ जाती है, द्रव्यमान में क्षति हुई है, और यही जो द्रव्यमान के अंदर क्षति हुई है वो उसकी जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसकी इक्वल आती है, उसके तुल्य आती है। तो हमने कैसे निकाला द्रव्यमान में क्षति, कि इसका जो नाभिक था वो mx था, इसका मास, जो y नाभिक था उसका my, और अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान था, मास था, वो m अल्फा था। बट हमें ये बात अच्छे से पता है कि नए नाभिक जो बन रहे हैं तो उनके जो द्रव्यमान है पहले वाले नाभिक की तुलना के अंदर क्या होते हैं, कम। तो इसका द्रव्यमान के अंदर कमी आई, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा और इनका कम। तो कितना कम हुआ वो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो डेल m आ चुका है, अभी कितना चेंज हुआ है, तो इसका mx और my m अल्फा अंदर लेकर गए तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाता है, तो द्रव्यमान में क्षति। तो अल्फा क्षय बच्चों क्या हुआ, यानी कि जब अल्फा कणों का निष्कासन होता है तो वो अल्फा क्षय हुआ, और इसके अंदर जो नए नाभिक का निर्माण होता है वो आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 स्थान जो होता है वो पीछे खिसक जाता है। तो इस प्रकार का क्षय जो अल्फा क्षय था, और द्रव्यमान के अंदर नए नाभिक बनते कमी आती है, और यही द्रव्यमान में कमी आई है, जो क्षति आई है वो इसकी ऊर्जा की एक तुल्य होती है, जो ऊर्जा मुक्त हुई है वो इस प्रकार से द्रव्यमान क्षति के इक्वल होती है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट जो क्षय आता है इसका वो है बीटा क्षय, यानी कि बीटा डीके की बात करते हैं। अभी हमने अल्फा क्षय को देखा था, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं बीटा क्षय की, यानी कि जिसे हम बीटा डीके कहते हैं। तो बीटा क्षय क्या होता है उसके बारे में हम ओपनली देखते हैं इसको। अब जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से किसी नाभिक से बीटा कणों का निष्कासन होता है तो वो बच्चों जो क्षय होगा वो किस प्रकार का क्षय होगा, बीटा क्षय। यानी कि जब अल्फा कणों का निष्कासन हो रहा था तो वो अल्फा क्षय होगा, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से नाभिक से बीटा कणों का निष्कासन होता है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, बीटा क्षय कह देंगे। तो इस प्रकार का जो क्षय होगा वो बीटा क्षय होगा, कि जब अल्फा कण निष्कासित हो रहा था तो अल्फा क्षय था, और जब बीटा कणों का निष्कासन हो जाएगा, बीटा कण निष्कासित होंगे, उत्सर्जित होंगे, निकलेंगे किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, तो जो क्षय बनेगा वो इस प्रकार का बीटा क्षय होगा। अब बीटा क्षय की बात आई तो बच्चों ये 2 प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव क्षय। तो बीटा क्षय की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव क्षय, और 2 नंबर पे आता है बच्चों बीटा पॉजिटिव क्षय। तो बीटा नेगेटिव डी क्या होता है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और इसकी बात करें तो इसके अंदर पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है, पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये इतना सा इसके अंदर डिफरेंस रहेगा कि बीटा नेगेटिव क्षय के अंदर तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, और बीटा पॉजिटिव क्षय के अंदर पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है। हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है बीटा नेगेटिव क्षय, यानी कि इसके अंदर बीटा नेगेटिव क्षय क्या होगा, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से नाभिक से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है तो ऐसा जो क्षय होता है बच्चों वो बीटा नेगेटिव क्षय होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो हम देखते हैं इसकी जो समीकरण है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाएगी। हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ZX A से, तो इसका हम बीटा कौन सा क्षय करवा रहे हैं, नेगेटिव क्षय करवा रहे हैं। तो ध्यान रहे इसके अंदर क्या होगा, -1 E0, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया,
प्लस जो एलिमेंट बना है नया उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और जो एटॉमिक मास है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है, एंटी न्यूट्रिनो के रूप में। तो एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर इसकी जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है। यानी कि हम देखें इसको तो बीटा नेगेटिव क्षय के अंदर जो बनने वाला नया तत्व होता, नया नाभिक होगा, वो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में एक स्थान आगे की तरफ खिसक जाता है, एक स्थान आगे बढ़ जाता है। यानी कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो निष्कासित हुआ है, तो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन उतना एक्टिव हो गया है, तो यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है एक स्थान आवर्त सारणी के अंदर। ये जो तत्व है बच्चों वो आगे की ओर खिसक जाता है। यानी कि ZXA था एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 1 बढ़ गया, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया और एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर इसके अंदर जो ऊर्जा का मुक्त हुई है, ऊर्जा निष्कासित हुई है। और तो हम बच्चों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, हम थोरियम का की बात करते हैं। यदि थोरियम का 9234 होता है तो हम बच्चों इसका बीटा नेगेटिव क्षय करवा रहे थे, तो बीटा नेगेटिव क्षय में क्या होगा, -1E0 प्लस जो है यानी कि एक एटॉमिक जो नंबर है वो बढ़ जाता है 91, जो कि पोलोनियम का हो गया। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, प्लस में जो है एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर जो है इसकी ऊर्जा का जो है निष्कासन हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं और भी कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो इसके। तो यानी कि ध्यान रहे हमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बढ़ा है बच्चों, वो हम देखते कैसे बढ़ा है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 90 था तो 91 हुआ बीटा क्षय में, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, वो बढ़ा कैसे उसको हम देखते हैं। यानी कि जब प्रोटॉन होता है, यानी कि नाभिक में अंतः क्रिया के कारण जो न्यूट्रॉन है वो किस में बदलता है, प्रोटॉन में। तो अंतः क्रिया होती है जब किसी भी न्यूक्लियस में, नाभिक के अंदर रेडियोएक्टिव नाभिक में अंतः क्रिया हुई, उसके कारण जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में बदलेगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो निर्माण होता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर जो है वो ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा जो है एंटी न्यूट्रिनो के रूप में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। कब, जब नाभिक के अंदर अंतः क्रिया होती है बच्चों, तो अंतः क्रिया के कारण जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन का वहां पे निर्माण हो जाता है और जो एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो बच्चों अब हम इसकी जो ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा ज्ञात करेंगे, तो ऊर्जा जो आई है वो किस प्रकार से निकालेंगे वो हम ऊर्जा देखते हैं इसके अंदर कैसे आती है। यानी कि पहले हम डेल एम निकाल लेते हैं, द्रव्यमान के अंदर जो इसकी क्षति आई है, एक्स नाभिक था, mx माइनस my प्लस me, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो निष्कासन हुआ इलेक्ट्रॉन प्लस my जो नया तत्व बना था, और mx यानी कि जो इसका द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होगा। और जब नए नाभिक का निर्माण हुआ है, तो नए नाभिक का निर्माण हो रहा है तो द्रव्यमान में कमी आती है, तो यही जो क्षति होती है वो ऊर्जा के तुल्य होती है। द्रव्यमान क्षति जो है वो ऊर्जा मुक्त हो रही है, उसके इक्वल आएगी। तो mx था जैसे हमने पहले पढ़ा उसी प्रकार से हम इसको देखा है। तो हम क्या करें, जो ये जो पक्ष है दायां पक्ष, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो ZME है उसको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार बच्चों हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एक बार हमने ZME को प्लस कर दिया और एक बार ZME को हमने माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस करने पर वापस कट के 0 होता है। तो डेल M इज इक्वल टू mx, फिर हम यहां पर देखें तो क्या बनेगा, प्लस में ZME माइनस का my प्लस me प्लस ZME, ये माइनस माइनस वाले हमने इकट्ठे कर लिए और प्लस वाले एक साथ इकट्ठे कर लिए। तो ये आगे बनता है डेल m इज इक्वल टू mx प्लस ZME माइनस, और हम यहाँ की बात करें तो ये माइनस का my, और फिर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस का me हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, Z प्लस
1 बन जाएगा। तो ये डेल m आया। तो हम E की वैल्यू यदि निकालनी है, जो कि डेल m क्या होती है बच्चों, c स्क्वायर होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल m की जो वैल्यू आई है वो आई है mx प्लस में ZME माइनस my माइनस me z+1 और साथ में आ जाएगा c स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो इसकी ऊर्जा मुक्त हुई है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं, इनकी ऊर्जा को हम ज्ञात कर पाते हैं। तो ये आ सकती है mx माइनस m/c² भी यहाँ से बन पा रहा, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ज्ञात हो पा रहा है हमें, तो हम इसको देख पाएंगे। कटता है तो यहाँ अंदर वापस इसको लेकर के जाते हैं तो वापस mx माइनस my का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि ये बनता है यहाँ से E इज इक्वल टू mx माइनस my इंटू में c स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा का जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है हम। तो यानी कि बीटा नेगेटिव क्षय था, तो इसके अंदर जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा का भी मुक्त हो जाती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है कि बीटा नेगेटिव क्षय के अंदर एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, प्लस ऊर्जा मुक्त होती है, एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है। तो थोरियम 9234 था, बीटा नेगेटिव क्षय करवा रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ तो एक एटॉमिक जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, तो 90 के बजाय 91 हो जाएगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो जो द्रव्यमान में जो क्षति होगी वही ऊर्जा के तुल्य होती है। हम देखें तो इसका mx था, इसका जो है वो my होगा और जो इलेक्ट्रॉन के लिए me, तो इसमें से ये माइनस कर दिए हमने, ZME को एक बार जोड़ दिया और माइनस कर दिया, प्लस वाले एक साथ लिख लिए और माइनस वाले एक साथ हमने लिख लिए। और यहाँ से me को यदि हम माइनस का गुणा कॉमन निकालें तो Z+1 बचता है। तो E इज इक्वल टू डेल m c स्क्वायर होता है ऊर्जा, तो डेल m का मान हमने पुट कर दिया। इस सॉल्व करेंगे तो mx माइनस my इंटू c स्क्वायर। तो इतनी जो ऊर्जा है वो बीटा नेगेटिव क्षय के अंदर मुक्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार का जो क्षय है वो बीटा नेगेटिव क्षय प्राप्त होता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बीटा पॉजिटिव क्षय की। जो 2 नंबर हमारा क्षय था वो था बीटा पॉजिटिव क्षय, 1 नंबर था बीटा नेगेटिव और 2 नंबर आ जाता है बीटा पॉजिटिव क्षय। तो बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा था, पॉजिट्रॉन का निष्कासन हो रहा था, पॉजिट्रॉन का निष्कासन। वहां पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा था, यहां पर पॉजिट्रॉन का निष्कासन हो रहा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि बीटा पॉजिटिव क्षय क्या होगा, कि जब बीटा पॉजिटिव क्षय हो रहा होता है तो इसमें क्या होगा कि एक तो नए नाभिक का निर्माण होगा, प्लस एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होगा और न्यूट्रिनो के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऐसा जो क्षय होता है वो बीटा पॉजिटिव क्षय होता है। कि इसके अंदर जो बीटा पॉजिटिव क्षय, इसके अंदर क्या होगा कि एक नए नाभिक का निर्माण होगा, प्लस एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होगा और न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव के साथ, कंपेयर कर लेते हैं साथ साथ, तो हमें बेटर जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा बीटा नेगेटिव क्षय में क्या था। इसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा था, इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा था और इसके अंदर पॉजिट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। और जो इसके अंदर क्या था कि जो नया हम बात करें इसकी इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग, ये था ZXA। जब बीटा नेगेटिव क्षय हुआ था तो इसके अंदर क्या हुआ, -1E0, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा था, प्लस में क्या रहा था Y, एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था और प्लस में जो है कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही थी एंटी न्यूट्रिनो के रूप में, एंटी न्यूट्रिनो के रूप के अंदर इसके अंदर कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही थी। तो इसकी इक्वेशन को यदि हम लिखें तो ZXA यानी कि बीटा पॉजिटिव क्षय हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है, पॉजिट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं +1E0 इस टाइप से। ये तो है बच्चों इलेक्ट्रॉन और ये है बच्चों पॉजिट्रॉन। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया, यहाँ पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन, और प्लस नया तत्व Y बनेगा, नए नाभिक का निर्माण होता है और वो आवर्त सारणी के अंदर नया नाभिक एक स्थान
पीछे खिसक जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हो रहा, तो एक नए इलेक्ट्रॉन का वहां निर्माण हो पा रहा था। कब? जब न्यूट्रॉन क्या हो रहा था बच्चों, प्रोटॉन में बदल रहा था, प्लस एक नए इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर रहा था, एंटी न्यूट्रिनो के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त हो पा रही थी। और इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदलता है, तो इसके अंदर एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है, और न्यूट्रिनो के रूप के अंदर क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निर्माण तो तब हुआ जब एक न्यूट्रॉन, उदासीन कण, एक पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन में बदला, तो एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है। और यदि प्रोटॉन पॉजिटिव धनात्मक पार्टिकल उदासीन कण में बदल जाए, उदासीन कण मतलब न्यूट्रॉन में, तो बच्चों एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है और न्यूट्रिनो के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसके अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो एक पॉजिट्रॉन का निर्माण हो जाएगा और न्यूट्रिनो में ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें न्यूट्रॉन जो है वो बच्चों प्रोटॉन में बदल रहा था और एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा निकल रही थी और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा था। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब बीटा पॉजिटिव क्षय हो रहा तो इसके अंदर एक नए नाभिक का निर्माण होगा और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा। क्यों निकलेगा पॉजिट्रॉन? क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में बदल रहा है, उसकी वजह से एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, पॉजिट्रॉन का निर्माण होगा और न्यूट्रिनो के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऐसा जो क्षय होता है वो बीटा पॉजिटिव क्षय होता है। और इस बीटा पॉजिटिव क्षय के अंदर जो नया नाभिक है वो एक स्थान पीछे खिसक जाता है, एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाता है और न्यूट्रिनो के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो ये था बच्चों बीटा पॉजिटिव क्षय। कोई एग्जांपल लेते हैं हम इसका। 11 सोडियम का होता है, 22 एटॉमिक इसका मास ले लिया, तो बीटा पॉजिटिव क्षय होगा बच्चों। तो अपने को एक तो इसके अंदर निर्माण होगा पॉजिट्रॉन का, तो पॉजिट्रॉन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास एक कम करेंगे, एटॉमिक नंबर तो 10 किसका होता है बच्चों, नियोन का। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा और न्यूट्रिनो के रूप में बच्चों ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये इसकी इक्वेशन बनी है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम बीटा पॉजिटिव का। और इधर हम एग्जांपल देख रहे थे बीटा नेगेटिव का। क्या देखा था बच्चों हमने, थोरियम था 9234, जब बीटा कौन सा क्षय हुआ था, नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हुआ था। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रहा था, 91 पोलोनियम 234 प्लस एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त हो रही थी। तो इसके अंदर एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता, बीटा नेगेटिव में एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बीटा पॉजिटिव में एक एटॉमिक नंबर कम होगा। यानी कि माइनस है तो एक प्लस कर दोगे और प्लस है तो बच्चों एक माइनस कर दोगे। याद रखने का सीधा सा तरीका है कि बीटा नेगेटिव है यानी कि बीटा माइनस क्षय है, नेगेटिव क्षय है तो एक एटॉमिक नंबर प्लस होगा, और यदि बीटा प्लस क्षय है तो एक एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि जो बीटा क्षय पढ़ा था हमने, नेगेटिव, जो पहले बीटा नेगेटिव क्षय फिर बीटा पॉजिटिव क्षय। तो बीटा पॉजिटिव क्षय के अंदर जो हम बात करते हैं द्रव्यमान क्षति की बच्चों, तो इसकी द्रव्यमान क्षति क्या रहेगी कि द्रव्यमान में जो चेंज आ रहा था कि जैसे इस प्रकार से एलिमेंट लिया ZXA और नया एलिमेंट यानी कि एक पॉजिट्रॉन का निर्माण हो रहा था, साथ में एटॉमिक मास जो है एक कम हो जाता है और नया एलिमेंट एक नए नाभिक का निर्माण होता है Y का, और प्लस न्यूट्रिनो के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही थी। तो इसका जो द्रव्यमान की बात करें वो mx है नाभिक का, इस नाभिक का Y का my है और पॉजिट्रॉन का हमने me ले लिया। तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और इनका द्रव्यमान कम होता है। जैसे हम नेगेटिव में पढ़ के आए बीटा नेगेटिव में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ज्यादा में से कम वाले का माइनस कर दिया, दोनों का जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे, जो द्रव्यमान में क्षति आ रही होगी वो किसके इक्वल होगी, इसकी ऊर्जा के इक्वल होगी। फिर हम इसको परमाणुीय द्रव्यमान में कन्वर्ट करते हैं। परमाणुीय द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे परमाणु के द्रव्यमान में से जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस कर देंगे तो इस जो है इस नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं इस परमाणु की, तो परमाणु के अंदर जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो इस नाभिक का द्रव्यमान mx और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो z इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ZMe हो गया। पूरे परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, mx प्लस ZMe, यानी कि नाभिक का द्रव्यमान और सभी इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को यदि हम जोड़ देते हैं तो पूरे परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो हमें नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो हम परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, यानी कि mx माइनस ZMe इक्वल में आएगा mx।
तो यानी नाभिक का द्रव्यमान जो है वो हमने ऐसे निकाल लिया, तो ये इस प्रकार से निकल चुका है mx माइनस ZME। तो हमने mx में से ZME माइनस कर दिया तो ये बना। इसी प्रकार से नाभिक के द्रव्यमान वही नाभिक का निकाला तो ये बन जाएगा, Me पढ़ाई था। तो हमने क्या किया, इधर माइनस का अंदर गुणा कर दिया और Me का कर दिया तो ये बनेगा। Me को जोड़ा तो 2Me बन चुका है यहाँ पर, और ZME से ZME ये कैंसिल हो चुका है। तो mx माइनस My माइनस का 2Me। तो ऊर्जा होती है डेल MC स्क्वायर, तो डेल M की वैल्यू पुट कर दी और इधर C स्क्वायर आ चुका है। तो ये बीटा क्षय के अंदर जो द्रव्यमान क्षति आ रही है वो इसकी ऊर्जा आ रही है वो इतनी प्राप्त होगी। फिर बच्चों आगे हम बात करें गामा क्षय की, जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है गामा क्षय यानी कि गामा डीके। पहले अल्फा बीटा पढ़ा, अब आता है गामा। अल्फा को हमने कवर किया, बीटा को किया। बीटा दो प्रकार का था, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। अब हम बात करने वाले हैं गामा क्षय की। गामा क्षय में कोई भी ना तो नया नाभिक का निर्माण होता है और ना ही कुछ जो है प्लस होता है, ना माइनस होता है, कोई पॉजिटिव कुछ नहीं निकलता है इसमें। इसमें केवल ऊर्जा मुक्त होती है कि जब नाभिक कोई बड़ा नाभिक होता है वो अन्य छोटे नाभिकों में विघटित होता है, नाभिक कोई टूटता है तो टूटने पर जो नए नाभिक का निर्माण होने से वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। तो जब वो वापिस मूल अवस्था के अंदर आता है तो वो गामा कणों के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। यही जो होता है वो गामा क्षय होता है। गामा क्षय के अंदर केवल और केवल ऊर्जा ही मुक्त होती है, ना तो कोई नए तत्व का निर्माण होता है, ना कुछ जो है किसी भी प्रकार का प्लस माइनस जो है तत्व में नहीं होता है। जब कोई बड़ा नाभिक, भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है, जब विघटित होता है, विखंडन होता है नाभिकीय, तो जो नए नाभिक का निर्माण हुआ वो उच्च ऊर्जा अवस्था में चला गया, उच्च अवस्था के अंदर चला जाता है। तो जब वो मूल अवस्था के अंदर आता है, वापिस अपनी उसी अवस्था के अंदर ग्राउंड स्टेज में आता है, मूल अवस्था में आता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, वो गामा क्षय के रूप में मुक्त होती है। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे ZX से स्टार लगा दिया है हमने। तो नया तत्व जो है वो ZX है, वही का वही रहेगा। कोई भी सिर्फ जो है वो गामा क्षय के रूप में केवल और केवल ऊर्जा मुक्त होती है। किसी प्रकार का नए नाभिक का निर्माण इसके अंदर नया तत्व नहीं बनता है। तो ये थे अल्फा बीटा और गामा क्षय जिसको हमने कवर किया है। तो अल्फा क्षय में एक जो अल्फा कण का जब निष्कासन होता है, यानी कि हीलियम के नाभिक का 2He4 का परमाणु क्रमांक 2 कम और परमाणु भार 4 कम हो जाता है, वो अल्फा क्षय। और बीटा क्षय में बीटा कणों का निष्कासन होता है, यानी कि बीटा क्षय दो प्रकार का था, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में जो परमाणु क्रमांक है वो एक बढ़ जाता है और बीटा पॉजिटिव में परमाणु क्रमांक एक कम हो जाता है। और फिर ऊर्जा भी मुक्त होती है कुछ। और फिर हम बात करते हैं गामा क्षय की। तो गामा क्षय में जब बड़ा नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो वो उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। वापिस जब वो मूल अवस्था में आता है तो गामा कणों के रूप में ऊर्जा का निष्कासन करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से ये अल्फा बीटा और गामा क्षय को हमने जो है कवर किया है। तो ये अल्फा बीटा और गामा क्षय होता है।